ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यहाँ पे हमें एपिसोड के शुरुआत में एक बंदे का सीन दिखाया जाता है जो कि खून से यहाँ पे दीवार पे ना कुछ स्पेल कास्टिंग कर रहा होता है, मतलब एक तरीके का रिचुअल टाइप कर रहा होता है वो। ठीक है, अब यार मुझे नहीं पता आप इस बंदे को जानते हो या नहीं, मतलब इसका हमें इंट्रोडक्शन करा दिया गया है, लेकिन इसका नाम मैं आपको नहीं बताने वाला। अगर आपको इसका नाम पता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, बाकी आगे तो पता चल ही जाएगा। बस ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई न्यू कैरेक्टर नहीं है। यहाँ पे हमें नाइट हॉक्स की इंटरनल फाइल्स का सीन दिखाया जाता है और एक इंसिडेंट दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग 18 अगस्त 1349 में लामूड कासल में जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक कासल होता है, बेसिकली रूइंस टाइप होता है। ठीक है, टूटा फूटा कासल होता है। और आपको याद होगा मिस एलिजाबेथ, ठीक है, वो यहाँ पे क्लैन के पास आई थी। वो यही बताती है कि जब से वो लामूड टाउन से वापस आई है ना, तब से उसको काफी अजीब अजीब और खतरनाक सपने आ रहे हैं। तो हो सकता है कि इस कासल में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो, और इस कासल के अंदर एक नाइट रैथ है। ठीक है, अब यार ये लोग उसी के लिए यहाँ पे आए होते हैं। डनस्मिथ वगैरह, मतलब सारे के सारे लोग यहाँ पे शामिल होते हैं। डनस्मिथ इधर एक सन एम्बलम लेके आया हुआ होता है अपने साथ, जो कि सेक्रेड होता है बेसिकली। ठीक है, इसकी मदद से ये लोग उस रैथ को ठिकाने लगा सकते हैं। यहाँ पे डनस्मिथ हमें यही बताता है कि इसकी मदद से 15 मीटर के अंदर जितने भी रैथ हो गए ना, वो मर जाते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं 1 मिनट के अंदर अंदर। लेकिन ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये बियॉन्डर्स को अपनी रेंज के अंदर बेवकूफ भी बना के रख सकता है, इससे कि यहाँ पे 6 घंटे तक वो सिर्फ और सिर्फ सन की पूजा करते रहेंगे। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा खतरनाक है। अब यहाँ पे इनके पास सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे बचे हुए होते हैं। ओके, तो ये लोग उस रैथ को ढूंढने के लिए इस कासल के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे क्लेन सेंस करने की कोशिश कर रहा होता है कि इधर कुछ गड़बड़ है या फिर नहीं, मतलब क्या चल रहा है इधर। तभी इधर एक शैडो जैसी चीज आती है और ये बेसिकली एक तलवार होती है। ये तलवार ऑटोमेटिकली इन सबके ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। ओके, डनस्मिथ यहाँ पे क्लैन मोरिटो को बाल बाल बचाता है और फाइनली यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उस नाइट का सीन। अब यार इसी नाइट की होती है तलवार। ठीक है, यही वो रैथ होता है जिसके लिए ये लोग यहाँ पे आए हैं। अब ये रैथ थोड़ा सा अजीब होता है, तो डनस्मिथ यहाँ पे फायर से ये बोलता है कि इसकी कमजोरी का पता लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पे उसके राइट ग्लव में कमजोरी इनको पता चल जाती है। अब यार कंटिन्यूसली उनके ऊपर हमला कर रहा होता है। अब यार ये जो एम्बलम होता है ना, ये साइड में गिर जाता है। तो क्लैन उसको उठाने के लिए जब आगे बढ़ता है तो हमें दिखाया जाता है ये नाइट भाई उसकी वाट लगा देता है, बहुत बुरी तरह से अटैक करता है क्लैन के ऊपर। लेकिन क्लैन को रियलाइज होता है कि इसको बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा है। उसे समझ आ जाता है कि यहाँ पे डनस्मिथ का जादू चल रहा है, उसका नाइटमेयर वाला। ठीक है ना, ये बस एक ड्रीम है। ओके, और असलियत में यहाँ पे डनस्मिथ के हाथ में ही होता है वो एम्बलम। ओके, यहाँ पे तकरीबन 1 मिनट बीत चुका होता है और इस एम्बलम की ताकत की वजह से इस रैथ की भी वाट लग जाती है। अब यार ऑब्वियसली बात है, ये लोग इस सिचुएशन को कंट्रोल में कर लेते हैं, लेकिन ये कासल काफी ज्यादा पुराना है, तो यहाँ पे जितने भी स्पिरिट्स है ना वो प्योरीफाइड होने चाहिए थे। यहाँ पे इनको एक पोर्ट्रेट दिखाई देता है और इसमें एक आदमी बना हुआ होता है। ये लेट 4th एपोक का होता है, मतलब काफी पुराना है। ठीक है ना, तभी ये कासल बना होगा। ओके, लेकिन जब क्लैन इसको देखता है ना, तो उसे ऐसा लगता है कि ये जो बंदा है ना, ये बिल्कुल क्लैन मोरिटी के टीचर की तरह लग रहा है, जो कि है मिस्टर एज़ेक। ठीक है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है यार, ये बंदा तो काफी पुराना है, मतलब बहुत पहले की बात है, ये बहुत पहले की फोटो है ये। ठीक है, तो डनस्मिथ यही कहता है कि हमें एक एक करके यहाँ पे इस जगह की रखवाली करनी होगी और बाकी 2 बंदे रेस्ट करेंगे, 2-2 आवर की शिफ्ट में काम करेंगे। तो क्लैन कहता है ठीक है, फिर सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे वो अपने हाथ में एम्बलम ले लेता है और अकेले यहाँ पे बैठ जाता है। उसे एहसास होता है कि ये एम्बलम काफी ज्यादा वार्म है और सूदिंग है। ओके, उसे पता होता है ये एम्बलम सन पाथवे से रिलेटेड है और कुछ इंटरफेरेंस है इसके अंदर, लेकिन अगर वो ग्रे मिस्ट के अंदर इसका इस्तेमाल करेगा तो क्या वो इंटरफेरेंस हट जाएगी। तो वो यहाँ पे सोचता है कि इस चीज को ट्राई करके देखे, लेकिन इसके लिए उसको किसी सेफ जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पे उसको कोई देखे ना और किसी को शक ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे वो अंदर आ जाता है और ग्रे मिस्ट की दुनिया में शामिल हो जाता है, मतलब बेसिकली आ जाता है और अपनी डिवाइनेशन शुरू करता है। ओके, वो यहाँ पे इसका ओरिजिन पता लगाने की कोशिश करता है कि ये सन एम्बलम आया कहाँ से है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पे काफी पहले समय का सीन दिखाया जाता है। इधर एक गोल्डन ब्लड जैसी चीज थी, ठीक है, और इधर एक सन, इटर्नल ब्लेजिंग सन की पोशाक में एक बंदा होता है और वही सन पाथवे को कंट्रोल करता है। उसके हाथ में यहाँ पे ये एम्बलम होता है और ये जो गोल्डन ब्लड होता है ना, उसके अंदर चला जाता है। हमें दिखाया जाता है तभी यहाँ पे ये एम्बलम बना था। इधर क्लैन टाइम को रिवर्स करते हैं और इस सिचुएशन में वापस आता है। वो देखता है इधर ये गोल्डन ब्लड है। वो सोचता है कि ये चीज क्या है, इसके अंदर ऐसी क्या ताकत है। वो यहाँ पे इसकी एक ड्रॉप को जैसे टच करता है ना, वैसे ही वो यहाँ पे एक अंधेरी जगह पे आ जाता है। यहाँ पे धीरे धीरे करके पीछे से लाइट आने लग जाती है और हमें दिखाया जाता है ये होता है इटर्नल सन। ऐसा सन, ऐसी आग जो कि कभी भी बुझती नहीं है। और भाई ये एक काफी पवित्र चीज थी जिसको क्लैन मोरिटी को नहीं देखना चाहिए था, और इसी वजह से यहाँ पे भाई वो पूरी तरह से यहाँ पे जलने लग जाता है, तड़पने लग जाता है। यहाँ तक कि उसका ये जो ग्रे मिस्ट वाली दुनिया होती है ना, इसका कासल वगैरह जो इसने बनाया था, वो भी जल के राख होने लग जाता है। लेकिन भाई यहाँ पे ग्रे मिस्ट उसको प्रोटेक्ट करता है, बचा लेता है उसको काइंड ऑफ, और यहाँ पे
क्लैन मोरेटी की वाट लग जाती है भाई। उसके हाथ पैर जो जले हुए होते हैं वो भी धीरे धीरे करके हील होना शुरू हो जाते हैं और ये निशान गायब होने लग जाते हैं। हमें दिखाया जाता है उसके शरीर पे कुछ स्पेल्स बने हुए आ जाते हैं और व्हाइट एंजल वगैरह लिखा होता है। यहाँ पे अलग अलग चीजें लिखी हुई होती है, सन चार्म की क्राफ्टिंग टेक्निक्स वगैरह। ओके, इसके अलावा यहाँ पे साफ साफ लिखा होता है कि तुम्हें कभी भी ऐसे पवित्र चीज को डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए था। ओके, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था तुम्हें। तो ये चीज यहाँ पे उसको याद होती है और तो वो समझ जाता है कि यार ये चीज काफी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर है और शायद उसको फिर से इसके बारे में रिसर्च करनी चाहिए। लेकिन वो देखता है अब ये पूरा कासल तबाह हो चुका होता है तो वो सोचता है कि ये हम किसी और दिन करेंगे। यहाँ पे फाइनली वो फिर से अपनी इसी दुनिया में वापस आ जाता है और एक चीज उसे याद होती है कि किसी पवित्र चीज को ऐसे नहीं देखना है हमें फिर से। और आपको याद होगा कि नील ने पहले ही उसको वार्न किया था इस बारे में कि उसे संभल के रहना होगा। अब ये लोग अपना काम निपटा के यहाँ पे आ चुके होते हैं। डंस में ये कहता है कि अब उस लड़की को और भी बुरे सपने नहीं आएंगे तो सब कुछ ठीक हो गया है। ठीक है, फाइनली ये लोग वापस आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्लैन मोरेटी फाइनली आता है मिस्टर एजिक से मिलने के लिए कि उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है या नहीं। हॉर्नेकिस फ्लेगरी के बारे में आपको याद होगा, उसने कहा था उसके बारे में ढूंढने के लिए। ओके, लेकिन यहाँ पे मौसम बहुत अजीब सा हो रहा होता है। फिर भी वो यहाँ पे अंदर आता है। वो जब इस रूम में आता है तो वो देखता है मिस्टर एजिक इधर नहीं है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि इधर दीवार पे कुछ पेंटिंग टाइप बनी होती है खून से। अब यार आपको समझ आ गया होगा कि यार एपिसोड की शुरुआत में हमें यही पेंटिंग का सीन दिखाया जा रहा था और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि मिस्टर एजिक ही था। अब यहाँ पे इस ड्राइंग के अंदर एक कासल टाइप बना हुआ होता है। ये वही कासल होता है जहाँ पे ये लोग गए थे, मतलब कि लैमवुड कासल। ओके, तभी यहाँ पे पीछे से मिस्टर एजिक भी आ जाता है। अब यार काफी सारा डर जाता है क्लैन मोरेटी। ऐसे यही बताता है कि मेरे को कुछ समय से काफी अजीब अजीब सपने आ रहे हैं, इसी वजह से मैंने ये बनाया। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, उस समय मैं अपने कंट्रोल में नहीं था। तो यहाँ पे उसने कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की होती है हॉर्नेकिस के बारे में। वो ये किताब दे देता है क्लैन को, तो क्लैन कहता है ठीक है फिर मैं यहाँ से जाता हूँ। लेकिन ऐसे उसको रोक लेता है। वो यही कहता है कि तुम अब इस कॉलेज के स्टूडेंट नहीं हो तो तुम यहाँ का मटेरियल बाहर नहीं लेके जा सकते, तुम्हें यहीं बैठ के पढ़ना होगा। तो यहाँ पे भाई उसको बिठा देता है जबरदस्ती नीचे। यहाँ पे भाई क्लैन के पसीने छूट रहे होते हैं, उसको समझ नहीं आता क्या करे, लेकिन वो यहाँ पे फिर इसको पढ़ना भी शुरू कर देता है। उसे यहाँ पे वो थ्रोन दिखता है, वो सिंहासन दिखता है जो कि उसने देखा था उसको, जिसकी झलक मिली थी। ठीक है ना, यहाँ पे एक एंशिएंट नेशन की बात होती है। यहाँ पे जो लोग हुआ करते थे अगर वो मर भी जाते थे तो उनको बेड पे ही रखा जाता था उसके बाद भी। ओके, मतलब बेसिकली उनके सारे रिमेन्स इंटैक्ट थे, लेकिन एक टाइम के आने के बाद भाई वो सबके सब गायब हो गए, जैसे कि वो कभी थे ही नहीं। ठीक है ना, और वो सिविलाइजेशन किसी चीज की पूजा किया करते थे जिसे वो हर बुलाया करते थे, रूलर ऑफ एवरनाइट और मदर ऑफ स्काई। यहाँ पे ऐसे उसको कॉफी पीने के लिए कहता है। भाई कॉफी का टेक्सचर देखो भाई, काफी कमाल के ग्राफिक्स है कि नहीं। उसको यहाँ पे कॉफी कड़वी लगती है, वो 3 शुगर क्यूब्स मिलाता है। तो एजिक कहता है वैसे देखा जाए तो तुम हमेशा एक ही शुगर क्यूब मिलाते थे, आज क्या हो गया तुम्हें। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे क्लैन मोरेटी नहीं है, वो ज़ू मिंगरो, ये आपको याद ही होगा है ना, वो उसकी बॉडी में है बस। यहाँ पे एजिक उसके फेट के बारे में बात करता है, उसके फ्यूचर के बारे में बात करता है कि ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं। ओके, और उसे समझ आ जाता है कि जरूर तुमने एक कासल रिसेंट में कहीं ना कहीं देखा है कि नहीं। और इसे देख के तुम काफी ज्यादा टेंशन में आ गए थे और जब तुमने मेरे को देखा तो तुम काफी ज्यादा डर भी गए थे। तो बताओ बात क्या है। यहाँ पे भाई वो काफी ज्यादा सीरियस हो चुका होता है। तो फाइनली यहाँ पे क्लैन एजिक को इस कासल में ले आता है। उसने यहाँ पे देखा होता है मतलब अपनी सीयर की एबिलिटीज से कि अगर वो आज मिस्टर एजिक की मदद करेगा तो फ्यूचर में एक समय पे आके एजिक भी उसकी मदद करेगा, लेकिन ये बात उसे नाइट हॉक से छुपानी होगी। ओके, तो फाइनली यहाँ पे एजिक आ जाता है। उसको यहाँ पे अपने पुराने समय याद आना शुरू हो जाता है कि यहाँ पे कासल कैसा दिखाई देता था, किधर उसका फेवरेट व्हाइट हॉर्स हुआ करता था। ठीक है, वो इस कासल के अंदर जब आता है तो वो बात करता है अपने छोटे बेटे के बारे में जो कि एक बहुत भारी तलवार लेके बस घूमता रहता था, जबकि उससे उठाई भी नहीं जाती थी वो तलवार। ठीक है, यहाँ पे एजिक आता है और उसको वो तलवार मिल जाती है जो कि उसके बेटे की हुआ करती थी, मतलब बेसिकली उसी की हुआ करती थी। उसका बेटा उसको लेके घूमता था। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ये कासल फिर से रीबिल्ड होने लग जाता है और हमें कुछ मेमोरीज दिखाई जाती है एजिक की। अब यार क्लैन को तो कुछ समझ आ नहीं रहा होता है, लेकिन वो फिर भी ये सब देखने की कोशिश कर रहा होता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। इधर हमें दिखाया जाता है एक पैसेज ओपन होता है और इधर एक अंडरग्राउंड चेंबर होता है जहाँ पे डेथ को कंसील करके रखा हुआ है, यानी कि डेथ को रोक के रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे ये लोग जब नीचे आते हैं तो हमें दिखाया जाता है एक कबर टाइप होती है। इस कबर को खोल देता है एजिक और उसके अंदर उसका बेटा होता है बेसिकली। ठीक है ना, यहाँ पे मौजूद जितनी भी स्पिरिट्स होती है, ताकतें होती है ना, उनको इकट्ठा करना शुरू कर देता है एजिक। ओके, और क्लैन कंफ्यूज हो जाता है कि अभी भी इतने सारे स्पिरिट्स यहाँ पे क्यों है, जबकि हमने यहाँ पे इस जगह को प्योरीफाई कर दिया था। तो ये सारे स्पिरिट्स जब यहाँ पे आते हैं तो क्लैन एकदम से गायब हो जाता है, बेसिकली किसी और ही दुनिया में आ जाता है। वो देखता है यहाँ पे ना लाशों को जलाया जा रहा है और इन लाशों के ढेर में से एक ईवल चीज बाहर निकलती है, एक ऐसी एंटिटी जो कि कर्स कह सकते हैं हम। ठीक है ना, और इसको मारना नामुमकिन है। ठीक है, ये मरता भी नहीं भाई, पहले इतनी तलवारें मार रखी होती है इसको। तो भाई ऑब्वियसली बात है ये लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं उसको मारने के लिए। अब ये कर्स भी यहाँ पे एजिक की तरह ही दिख रहा होता है। ठीक है, ये लोग उसको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कर्स काफी ज्यादा ताकतवर होता है, किसी भी हथियार का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। यहाँ पे वो तलवार उठा के इन सारे के सारे लोगों को मारना शुरू कर देता है। ठीक है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एक नाइट आता है यहाँ पे, एक काफी तगड़ा प्रिंस कह लो या फिर राजा
राजा कह लो, जो कि भाई आके इस कर्स को मिटा देता है, साथ में उसकी सारी ताकतों को भी। मतलब यहाँ पे भाई इस कर्स के साथ इतना बड़ा स्केलेटन भी घूम रहा होता है। हमें फिर इस किंग की स्टोरी दिखाई जाती है। अब ये किंग जो होता है ना, ये भी यहाँ पे मिस्टर एजिक की तरह दिख रहा होता है। उसकी अच्छी वाइफ होती है, उसका एक बेटा भी होता है। इसी मेमोरी को यहाँ पे याद कर रहा था एजिक, ठीक है ना, कि उसका छोटा बेटा यहाँ पे तलवार लेके घूमता रहता था हमेशा। एक समय बाद उसकी बीवी की तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगी थी और उसको ऐसा एहसास हुआ था कि हर तरफ से वो इविल स्पिरिट्स से घिरा हुआ है। ओके, और इसका इम्पैक्ट उसकी फैमिली पे पड़ रहा है। तो यहाँ पे वो शांति से अपनी फैमिली को छोड़ के निकल जाता है और अपने बेटे को भी पीछे छोड़ देता है। उसका बेटा जब जागता है तो उसके साइड में उसके पिता की तलवार रखी हुई होती है। ये सारी मेमोरीज उसको याद आ जाती है और हमें फाइनली बताया जाता है कि एजिक येगर्स एक कॉर्प्स कलेक्टर के पाथवे से बिलोंग करता है और उसका सीक्वेंस अभी अननोन है। हमें नहीं बताया गया कि उसका सीक्वेंस कौन सा है। ओके, यहाँ पे क्लेन मोरिटी उसको होश में लेके आ जाता है, उसे जगा देता है वो, ठीक है। एजिक को समझ आ जाता है कि उसके बेटे की लाश है, लेकिन इसका सर यहाँ पे गायब होता है। तो एजिक कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि जिसने भी तुम्हारा ये हाल किया है मैं उसको जरूर ढूंढूंगा। तो यहाँ पे वो एक मैजिक कास्ट करना शुरू कर देता है, ट्रेसिंग मैजिक, कि भाई पता चले कि कहाँ से हुआ है, ये कैसे हुआ है। तो ये जो ब्लड होता है ना, ये सीधा भाई जाता है क्लेन मोरिटी पे, कि जैसे उसकी वजह से हुआ है ये सब, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली बात है यार, ये चीज़ आपको पहले बता दी गई थी कि जो क्लेन और एजिक का फेट है वो दोनों मिली हुई है, इसी वजह से वो उसकी तरफ आया है। यहाँ पे उसके ब्लड की वजह से एक दरवाजा खुलता है जिसमें काफी सारे स्कल्स होते हैं। ओके, यहाँ पे वो पता लगाने की कोशिश करते हैं कि किसकी वजह से ऐसा हुआ था, लेकिन उसको नहीं पता चलता है। यहाँ पे फाइनली वो उसको अच्छे से दफना देता है एक तलवार लगा के, मतलब उसी की तलवार लगा के, ठीक है। क्लेन पूछता है कि आपको याद आया कि आप कौन हैं? तो ऐसे कि यही बताता है कि बस मेरे को थोड़े थोड़े हिस्से याद आए, मेरी मेमोरी ज्यादातर ब्लर्ड है। ऐसा लगता है कि मैं काफी समय से जिंदा और मैंने काफी अलग अलग जिंदगियां जी हैं और कुछ समय बाद मैं अपनी फैमिलीज को बस छोड़ कर चला जाया करता था और एक गहरी नींद में चले जाता था। और जब मैं जागता था तो मेरे काफ़ी सारे मेमोरीज के हिस्से गायब हो जाते थे, मैं बहुत सारी चीज़ें भूल चुका होता था, लेकिन बस एक चीज़ याद रहती थी, मेरा नाम। वो ये बताता है कि किसी दुनिया में उसकी एक छोटी बेटी हुआ करती थी जिसको झूले पे झूलना काफी ज्यादा पसंद था, जो कि उसी ने उसके लिए बनाया था। किसी और दुनिया में वो एक लॉर्ड हुआ करता था जिसकी बहुत खूबसूरत बीवी थी और उसके 3 बच्चे थे, लेकिन अंत में वो उन सबको बस नुकसान पहुंचाता था, इसी वजह से वो वहां से चला जाया करता था। और शायद यही रीजन है कि अब वो यहाँ पे अकेले रहता है और वो किसी से अटैच नहीं होता है। तो यार ये एक काफी बड़ा ट्विस्ट था, बट ये अब सॉर्ट हो गया चीज, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्लेन यहाँ से जब जा रहा होता है वो यही सोचता है इस बारे में कि यार वो भी बिल्कुल इसी तरह अकेले जी रहा है यहाँ पे अपनी जिंदगी, पता नहीं कब वो अपने पेरेंट्स से मिल पाएगा। लेकिन अभी के लिए उसकी लाइफ में बेंसन और मेलिसा हैं जो कि क्लेन के भाई बहन है। भले यहाँ पे वो असली क्लेन नहीं है, लेकिन जब तक वो यहाँ पे है वो तब तक उनके साथ अच्छे से रहने की कोशिश करेगा। तो यार ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो, अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।